पिछले एपिसोड में आपने सुना कि क्लब में प्रत्युष ने मृगांशी को किस किया और मृदुल ने उसे अगले रात होने वाली मीटिंग के बारे में बताया। अब आगे मृदुल और प्रत्युष दोनों ही नाइट क्लब से घर के लिए निकल चुके थे। अगली सुबह एक काफी पुरानी लेकिन खानदानी हवेली, जिसके बाहर एक बड़े से नेम प्लेट पर लिखा था सूर्यवंशी हवेली। इस हवेली की खूबसूरती आज भी बिल्कुल वैसी है थी जैसी इसके बनते वक्त थी। सफेद संगमरमर से बनी ये हवेली बेहद खूबसूरत थी। हवेली के सामने एक बड़ा सा फाउंटेन था जिसमें से पानी बारिश के बूंदों की तरह गिर रही थी। मैन गेट पर 2 वॉचमैन के साथ 5 से 6 गार्ड्स भी थे। ये हवेली ऋषिकेश का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस था। कोई भी इंसान हवेली देखकर ही उसके अंदर रहने वाले लोगों की हैसियत का अंदाजा लगा सकता था। सूर्यवंशी हवेली के अंदर की दीवारें व्हाइट मार्बल की थी जिन पर गोल्डन कार्विंग की गई थी। हवेली के ऊपर की तरफ क्रिस्टल के बड़े बड़े शैंडलियर्स लटके हुए थे। वहीं जमीन पर पर्शियन कार्पेट्स बिछे थे जिन पर चलने से कोई आवाज नहीं होती। एक साइड में बड़े बड़े एंटीक वासेस थे जिसमें रेयर फ्लावर्स लगे थे। ड्राइंग हॉल के बीच में एक ग्रैंड पियानो था, लेकिन इस पूरे हवेली में परिवार से ज्यादा ब्लैक सूट पहने गार्ड्स दिख रहे थे जो अपनी चौकन्नी नजरें हर तरफ रखे हुए थे। तभी एक आदमी जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था वो सामने खड़े गार्ड से चिल्लाते हुए बोला, सैम कहाँ है? उसके ऐसे चिल्लाने से सारे गार्ड्स की नजरें सीढ़ियों पर चली गई। एक 55 साल का अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके चेहरे से कोई उसकी उम्र का पता नहीं लगा सकता था। ऑलिव ग्रीन कलर के सूट में वो अपनी उम्र से काफी कम लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे का गुस्सा उन्हें एक राक्षस बना रहा था। उस आदमी को देख वो सारे गार्ड्स अपना सिर झुकाए एक लाइन से उसके सामने खड़े हो गए। वही वो आदमी अपनी खा जाने वाली नजरों से उन लोगों को घूर रहा था। उसे इतने गुस्से में देख उन गार्ड्स में से एक आदमी ने कहा, बॉस सैम बस कुछ देर में आ जाएगा। इतना बोल वो थोड़ा रुका और डरते हुए बोला, बॉस सैम आपकी आज रात की मीटिंग अरेंज करने गया है और आपका दिया काम करने। इतना बोल वो रुक गया। वही उसकी बात सुन वो आदमी तमतमाते हुए बोला, आखिर चल क्या रहा है यहाँ ये सब? शाम को मेरी एक ऐसे शख्स के साथ मीटिंग है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कौन है और क्यों मेरे बिजनेस को हार्म कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता। इतना बोल वो गुस्से से आगे बढ़े और सामने रखे एक लग्जरी सोफे पर बैठ गए। उन्हें बैठता देख वो गार्ड कुछ बोलने को हुआ कि अचानक सूर्यवंशी हवेली के बड़े से गेट से किसी की आवाज आई, बॉस वो जो कोई भी है पर वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ये आवाज सुन सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े एक शख्स पर पड़ी जो हाथ में एक फाइल लिए हवेली के गेट पर खड़ा था। 6 फीट हाइट, ब्लैक सूट और गेहुआ रंग उसे काफी हसीन बना रहा था। उसे देख वो अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है? इस पर वो लड़का चलकर अंदर आया और बोला, बॉस वो काफी टाइम से हमें और हमारी कंपनी को टारगेट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की सोची। लेकिन इस आदमी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाहता ही नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आए। इतना बोल उसने अपने हाथ में पकड़ा फाइल सामने बैठे शख्स के सामने रख दिया। सोफे पर बैठा आदमी एक नजर फाइल को देख वापस सामने खड़े लड़के से बोला, सैम मैंने ये काम तुम्हें दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन तुमने भी मुझे डिसअपॉइंट ही किया। इतना बोल वो अपनी गुस्से से भरी नजरों से सैम को देखने लगा। ये सुन असिस्टेंट सैम ने अपना सिर बिना कुछ बोले झुका लिया। तभी सामने बैठे शख्स की जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उन्होंने कहा, आखिर ये किस माई के लाल में इतनी हिम्मत आ गई कि इंदर सूर्यवंशी को सामने से चुनौती दे रहा है? इतना बोल वो गुस्से से खड़े हो गए। उनकी इतनी जोरदार आवाज सुनकर हवेली के किचन से एक 45 साल की औरत जो ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में लदी हुई थी वो आते हुए बोली, इंदर क्या हुआ है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस औरत की आवाज सुन इंदर उसे देखते हुए बोले, विभा ना जाने क्यों पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान हमारे घर की दहलीज पर खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर वो तूफान अंदर आया तो अपने साथ हमें भी इस घर से खींचकर सड़क पर पटक देगा। इतना बोल वो वापस सोफे पर बैठ गए। अपने पति की ऐसी बात सुन विभा बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंदर? अभी ऐसा कौन आ गया जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा? इतना बोल वो इंदर के परेशान चेहरे को देखने लगी। वहीं उसकी बात सुन इंदर कुछ सोचते हुए बोले, बस जो मैं सोच रहा हूँ ये वो ना हो, क्योंकि अगर ये वही है तो ये लड़ाई काफी मुश्किल हो जाएगी या हो सकता है कि हम तबाह हो जाए। इतना बोल वो सोफे पर बैठ गए। तभी सीढ़ियों से एक प्यारी सी आवाज आई, बुराई से कुछ भी हासिल करने पर उसकी उम्र ज्यादा दिन की नहीं बचती डैड, और आप तो ऊपर से नीचे बुराई के पुतले हो, तो अब तो वो ऊपर वाला भी आपको तबाह होने से नहीं बचा सकता। ये आवाज सुन सबकी नजरें सीढ़ियों से आ रही
एक 20 साल की लड़की पर पड़ी, जो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नीचे ही आ रही थी। वहीं उसकी बात सुन विभा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस लड़की को देख कहा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतनी बड़ी तो तुम्हारी जुबान है। तुम्हें छूट दी है बोलने की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही डैड से ऐसे बात करोगी। इतना बोल विभा उस लड़की को देखने लगी। भूरी आंखें, हल्का गोर रंग, फुले हुए गाल उस लड़की को काफी खूबसूरत बना रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी मॉम की बातों का जवाब देते हुए बोली, क्यों माँ, आपको बुरा क्यों लगा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या डैड ने कभी कुछ बुरा नहीं किया? इतना बोल वो अपनी माँ को घूरने लगी। उसकी बात सुन सोफे पर बैठे इंदर को काफी गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी जगह से उठ उस लड़की के पास गए और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही उस लड़की का गाल एक तरफ झुक गया और उसके आंखों में काफी गुस्सा दिखने लगा। वहीं विभा ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी इंदर गुस्से से बोले, प्रथा, अपने बाप से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? इतना बोल वो प्रथा को घूरते हुए आगे बोले, और कौन सी बुराई की बात कर रही हो तुम? उस बुराई की जिससे तुम्हें आज ये महल मिला, या उसकी जिसकी वजह से तुम आज ये शान और शौकत वाली जिंदगी मिल रही है? इतना बोल इंदर प्रथा को गुस्से से घूरने लगा। वही प्रथा, जिसका पारा हाई हो चुका था, वो गुस्से से अपने बाप को देख बोली, मैं उस बुराई की बात कर रही हूँ जो आपने मेरे भाई के साथ किया। मैं उस बुराई की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आज मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। मैं आपके उस लालच की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे भाई बेघर हो गए। इतना बोल वो अपने दांत पिसते हुए अपने डैड के चेहरे के करीब गई और बोली, मैं आपकी उस दरिंदगी की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आज। वो इतना ही बोल पाई थी कि विभा ने प्रथा को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचे जाने से प्रथा हल्का लड़खड़ा गई कि तभी विभा गुस्से से बोली, चुपचाप अपना काम करो, बड़ों की बातों में घुसो मत, और आइंदा कभी भी तुमने अपने डैड से ऐसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल उसने प्रथा को धक्का दे दिया। ऐसे धक्के की वजह से प्रथा पीछे मुड़कर एक नजर अपनी माँ और अपने डैड को देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपने कॉलेज चली जाती है। उसके जाते ही इंदर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसे देख सैम बोला, बॉस, मुझे लगता है कि वो वापस आ गए हैं। उसकी बात सुनते ही इंदर और विभा की आंखें हैरानी से फट गई। उनकी हैरानी को देख सैम उनके मन के सवालों को समझ कहता है, बॉस, उस बिजनेसमैन के बारे में तो नहीं पता चल पाया, लेकिन उसकी सारी कंपनीज और उसके ब्रांच सिर्फ एक ही नाम से है। सैम की बात सुन विभा क्यूरोसिटी से बोली, कौन सा नाम? इस पर सैम बोला, बड़ी मालकिन का, ओमजा। इतना बोल वो इंदर के हैरान परेशान चेहरे को देखने लगा। वही ये नाम सुन इंदर के कदम लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह देख विभा उसे संभालने लगी। तभी इंदर खुद के जज्बातों पर काबू करके बोले, सैम, आज वो आने वाला है तो पूरी तैयारी के साथ रहना। अगर थोड़ा सा भी कुछ अजीब लगे तो गोली मार देना उसे। इतना बोल वो अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ विकल्प और ऋषभ देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे और विकल्प इस वक्त बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वो अपनी डार्क नजरों से हर तरफ देख रहा था। तभी वो और ऋषभ एक कार में बैठ ऋषिकेश के लिए निकल गए। वहीं मृगांशी के अपार्टमेंट में मृगांशी और चित्रा दोनों ही सुबह के वक्त अपने बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। सुबह की ताजा हवा उन्हें एक खुशी का एहसास करा रही थी। वो दोनों काफी रिलैक्स होकर एक दूसरे से बात कर रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे से लग रहा था कि दोनों रात भर नहीं सो पाई। उनके न सोने की वजह उनके दिमाग में चल रही कल की यादें थी, जो उनकी नींदें ही उड़ा चुकी थी। तभी चित्रा मृगांशी को देख उससे बोली, मृगा, आज कॉलेज जाने की इच्छा नहीं हो रही यार। उसकी बात तो मृगांशी हंसते हुए बोली, तो तेरी इच्छा होती कब है? इस पर चित्रा चिढ़ते हुए कहती है, क्या है बोलूं मृगा, मैं ना परेशान हो गई हूँ उन जानवरों जैसे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। यार वो कहने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन उनके लक्षण बिल्कुल भी एक मैच्योर पर्सन की तरह नहीं है। इतना बोल वो झुंझलाई नजरों से मृगांशी को देखने लगी। वहीं उसकी बात सुन मृगांशी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, मैच्योर पर्सन होने की बात तू कर रही है, जो एक प्रोफेसर होने के बाद भी इमैच्योर है। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुन चित्रा भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई। वो दोनों लड़कियां अपनी छोटी सी जिंदगी में काफी खुश थी, लेकिन शायद ये खुशी उनकी कुछ लम्हों की थी, क्योंकि वो दोनों आने वाले तूफान से अनजान थी। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंच वो दोनों अंदर जाने को हुई कि अचानक से कोई मृगांशी से टकरा गया। टक्कर होने से सामने वाली लड़की गिरने लगी, लेकिन मृगांशी ने उसकी एक बाजू पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उस लड़की ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसे कोई चोट नहीं लगी तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। आंखें खोल उसने अपने सामने एक बेहद खूबसूरती लड़की को देखा तो चौंक गई। मृगांशी ने उसे पकड़कर सीधा खड़ा किया और उससे बोली, तुम ठीक तो हो?
मृगांशी की बात सुन उस लड़की का ध्यान उसकी खूबसूरती से हटा और उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ मृगांशी से कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोल वो मृगांशी और चित्रा को देखने लगी। वही कॉलेज के गेट पर एक स्ट्रेंजर लड़की को देख चित्रा ने उससे पूछा, आप यहाँ, क्या आप इस कॉलेज की स्टूडेंट हैं? चित्रा की बात सुन उस लड़की ने चित्रा की तरफ मुड़कर कहा, जी हाँ, आज ही मैंने इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है। इतना बोल उसने अपना हाथ चित्रा के आगे बढ़ाया और बोली, हेलो, आई एम प्रथा सूर्यवंशी। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए चित्रा के उससे हाथ मिलाने का इंतजार करने लगी। वही प्रथा के मुंह से सूर्यवंशी सुनकर मृगांशी और चित्रा का चेहरा अजीब सा हो गया। उन दोनों के मन में कुछ दिन पहले हुई प्रत्युष सूर्यवंशी के साथ लड़ाई चलने लगी। दोनों हैरान नजरों से प्रथा को देखने लगी। उनकी ऐसी नजर खुद पर पाकर प्रथा बोली, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? प्रथा की बात सुन मृगांशी ने खुद के एक्सप्रेशन बदल कर कहा, कुछ नहीं, बस हमें कुछ याद आ गया था। इतना बोल वो आगे बोली, हेलो प्रथा, मैं कॉलेज के गेट के बाहर मृगांशी हूँ और कॉलेज के अंदर आपकी प्रोफेसर। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए प्रथा को देखने लगी। चित्रा ने भी अपना इंट्रो दिया, जो सुन प्रथा बोली, ओह, आप दोनों मेरी प्रोफेसर हो, सॉरी, मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मैंने आज ही अपना ट्रांसफर करवाया है, सो आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। इतना बोल वो अजीब सी स्माइल करके उन्हें देख हंसने लगी। वही उसकी बात सुन दोनों मुस्कुराई और उसे लेकर कॉलेज के अंदर चली गई। वही ब्लू डायमंड पैलेस में प्रत्युष अपने स्टडी रूम में बैठा सामने खड़े मृदुल को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी नजरों की तपिश मृदुल को जलते हुए महसूस हो रही थी। प्रत्युष उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, ये सब क्या है मृदुल? तुम्हें एक काम दिया था जो तुमने अभी तक नहीं किया। इतना बोल वो मृदुल को घूरने लगा। वही उसके गुस्से को देख मृदुल का गला सूख चुका था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अगर प्रत्युष को गुस्सा आया तो वो मृदुल की जान भी ले सकता है। इसीलिए उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, बॉस, अपने जिसे ढूंढने का ऑर्डर दिया है उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर प्रत्युष ने उसे अपनी जहरीली नजरों से घूरा, जिससे मृदुल ने अपनी बात सही करते हुए कहा, हाँ, आपने उसकी कुछ पहचान बताई है, लेकिन उस लड़की को ढूंढने के लिए वो रुमाल और वो टैटू काफी नहीं है। इतना बोल उसने प्रत्युष को देखा, जो इस वक्त अपनी सोच में खो गया था। फ्लैशबैक। प्रत्युष हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके पेट और सीने पर 4 गोलियां लगी थी। वो दर्द से बेहोश हो चुका था। उसको कुछ भी होश नहीं था। उसके ट्रीटमेंट के बाद उसे थोड़ा होश आया तो उसके कामने किसी की बातें पड़ी। वो कोई लड़की थी जो डॉक्टर से प्रत्युष की जान बचाने को कह रही थी। उस लड़की का रुमाल प्रत्युष के सीने से बह रहे खून को रोक रहा था। प्रत्युष की आंखें बंद थी, लेकिन उसके कानों में उस लड़की की आवाज आ रही थी। तभी उस लड़की के कहने पर डॉक्टर ने प्रत्युष का इलाज शुरू करने का ऑर्डर दिया। ये सुन वो लड़की प्रत्युष के चेहरे को एक नजर देख हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। उसी वक्त प्रत्युष की आंखें हल्की सी खुली और उसके सामने एक लड़की बाहर जा रही थी। उसने बैकलेस टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी गोरी ने पीठ प्रत्युष की तरफ थी। प्रत्युष अपनी अध खुली आंखों से उस जाती हुई लड़की को देख रहा था। उस लड़की के गोरे पीठ पर एक बेहद खूबसूरत हिरण बना हुआ था और उस पल उस हिरण की छवि प्रत्युष की आंखों में समा गई। प्रत्युष यही सब याद कर रहा था कि तभी उसे मृदुल की आवाज सुनाई दी। मृदुल उसे खोया देख उसे आवाज लगा रहा था। प्रत्युष एक झटके से होश में आया और मृदुल को घूरते हुए बोला, मुझे उस लड़की के बारे में जितना पता था मैंने तुम्हें बताया। अब उसे किसी भी हाल में ढूंढना तुम्हारा काम है, तो तुम मुझे जल्द से जल्द उस लड़की के बारे में पता करके बताओ। इतना बोल वो मृदुल के चेहरे को देखने लगा। प्रत्युष की बात सुन मृदुल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और समथिंग आगे बोला, प्रत्युष, मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दूंगा। इतना बोल वो कुछ सोचते हुए बोला, और वो यहाँ आ चुका है, शायद कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा। इस पर प्रत्युष ने अपना सिर हिला दिया और उसे जाने का इशारा किया। उसका इशारा देख मृदुल अपना मुंह बनाते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आप सुनेंगे, एक अंधेरे कमरे में 2 लोगों को चेयर से बांध कर रखा गया था। उनके चेहरे पर काला कपड़ा था। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि चित्रा और मृगांशी थी, जिन्हें किडनैप करके वहां लाया गया था। वो दोनों के आसपास काफी सारे गार्ड्स थे जो उन्हें अपनी खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। वहीं उन दोनों के सामने एक आदमी अपने पैर पर पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठा था। उसका ऑरा इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। इससे आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बुक एफएम पर।